Friends, good morning. How are you? Our chapter 3rd genetics is going on. In this chapter, I tell you law of inheritance. And in previous video, I study you law of inheritance, third law. In third law, the name of third law is law of independent assortment. In this law, we form a checkerboard of dihybrid cross. In this cross, we see that the characters which recessive in first generation, that's show their characters in second generation. And today, we are going to start the importance of inheritance law. What is the importance of inheritance laws? And we are seeing here, हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं इनहेरिटेंस लॉ के क्या यूजेस हैं. हमारे लाइफ साइकिल में इनहेरिटेंस के लॉ के बहुत सारे यूज़ हैं, जिनमें फर्स्ट यूज़ में यहाँ पर लिख रहा हूँ. यानी कि आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ. इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ, जिसमें पहला इसका यूज है कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़, देखो बहुत ही अच्छा यूज़ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत से ऐसे करैक्टर होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और बहुत से ऐसे करैक्टर होते हैं जो रिसेसिव होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जो हार्मफुल करैक्टर होते हैं, जो शो होने वाले होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, वो हार्मफुल करैक्टर डोमिनेंट करैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव रह जाते हैं और हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करता है. यानी कि हानिकारक जो जीन होते हैं वो तो अप्रभावी रह जाएंगे और जो लाभदायक जीन होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं. इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है. तो इसको नोट करेंगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट करैक्टर. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड dominant character. It is important to find dominant character in living organism. In living organism, because many harmful and lethal recessive genes are not available, because many harmful and lethal genes, बहुत से हानिकारक और जो आपके लिए रोगकारी होते हैं, lethal recessive genes are not available. रिसेसिव, ये सब हार्मफुल जो वो जीन्स होते हैं कैसे रह जाते हैं? रिसेसिव आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. ये अपने आप को क्या नहीं कर पाते हैं? एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. themselves in the presence of dominant gene. themselves in the presence of dominant gene. देखो बहुत ये जो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट करेक्टर, प्रभावी लक्षण का डोमिनेंट करेक्टर का पाया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है.
क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है उसकी प्रेजेंस में बहुत से हानिकारक जो जीन्स होते हैं, अप्रभावी जीन्स होते हैं, रिसेसिव जो जीन्स होते हैं, वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं किसकी प्रेजेंस में, डोमिनेंट जीन्स की प्रेजेंस में, और हम बहुत सारी डिजीज़ से एस्केप हो जाते हैं, बच जाते हैं। और सेकंड इसका है जीन कंसेप्ट वाज प्रूव्ड बाय जीन concept proved by Mendel's law of segregation। मेंडल का जो सेकंड लॉ है सेग्रीगेशन का, उससे जीन कंसेप्ट जो होती है वो प्रूव होती है, ठीक है ना। और थर्ड है विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ वी नो, विद द हेल्प्स ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों की सहायता से we know about the new character, we know about the new character, हम नए लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। डेवलप इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स, डेवलप इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स। मेंडल के नियमों की सहायता से हम वी नो द न्यू कैरेक्टर, वी नो अबाउट द न्यू कैरेक्टर, नए लक्षणों के बारे में, नए लक्षणों के बारे में हम जान लेते हैं जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स के अंदर एक्सप्रेस होने वाले होते हैं। हमको पता चल जाता है कि कौन से कैरेक्टर इस ऑफस्प्रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है यूजफुल कैरेक्टर कैन बी ब्रॉट इनटू सेम स्पीसीज, यूजफुल कैरेक्टर्स, यूजफुल कैरेक्टर्स can be brought into same species, यानी कि आप लाभदायक जो कैरेक्टर होते हैं उनको एक ही प्रजाति में इंटर करा सकते हो और हार्मफुल कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। एंड हार्मफुल कैरेक्टर कैन बी रिमूव्ड, एंड हार्मफुल कैरेक्टर कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम, हार्मफुल कैरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हो कहाँ से, बाय मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आप जो हानिकारक कैरेक्टर होते हैं उनको तो हटा सकते हो और यूजफुल जो कैरेक्टर होते हैं उनको एक ही स्पीसीज में आप ला सकते हो, किनके द्वारा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है इसका विद द हेल्प ऑफ लॉस, दीज लॉस डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाईली यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट कैन बी डेवलप्ड, विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ की सहायता से डिजीज रेजिस्टेंट बीमारियों को रोका जा सकता है,
resistant and high yielding crop and high yielding varieties of crop sorry and high yielding varieties of crops high yielding varieties of crops be developed. आप इनकी सहायता से बीमारियों को तो रोक सकते हो और अच्छे उत्पादन वाली फसलों को हम विकसित कर सकते हैं। और देखो इसका एक इम्पोर्टेंस और मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ 6 नंबर डाल के, ए ब्रांच ऑफ साइंस यूजेनिक्स, ए ब्रांच ऑफ साइंस यूजेनिक्स, इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक ढंग से। यूजेनिक्स क्या होती है? यूजेनिक्स रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ improvement of human race in based on human race in is based on Mendel's law। तो देखो बेटा, मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ होते हैं, मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉज हैं, उनका क्या यूजेज हमारे जीवन काल में हो सकता है। इसके लिए हम इसका पहला यूज़ देखते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट करेक्टर। सजीवों में यानी कि ऑफस्प्रिंग्स जो होती हैं उनमें डोमिनेंट करेक्टर का पाया जाना जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों के अंदर। क्योंकि बिकॉज मैनी हार्मफुल एंड लीथल रिसेसिव आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि बहुत से हानिकारक और रोगकारी जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किनकी प्रेजेंस में? डोमिनेंट करेक्टर की प्रेजेंस में। क्लियर? इसके बाद देखते हैं जीन कंसेप्ट प्रूव्ड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके द्वारा जीन कंसेप्ट की को सिद्ध कर सकते हैं कि पुष्टि होती है। जीन कंसेप्ट की जो पुष्टि हो रही है ना, वो किससे हो रही है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ के सहायता से वी नो अबाउट द न्यू करेक्टर, हम जान पाते हैं नए लक्षणों के बारे में। डेवलप इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स, जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स के अंदर विकसित होते हैं। हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स कौन से होंगे? जैसे आपने होमोजाइगस और होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया था और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिया था, दोनों होमोजाइगस थे। अब इन दोनों होमोजाइगस जो प्लांट हैं इनमें जब हमने क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन हमको ऑब्टेन हुआ, और फर्स्ट जनरेशन में आपको हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट ऑब्टेन हुए थे। क्या हुए थे? हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट हुए थे। तो वो जो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट आपको ऑब्टेन हुए थे उनका जो एलील्स थे उनके अंदर ये थे। तो इसको बोलेंगे बेटा हम हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, क्योंकि दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाली जो पेरेंटियल जनरेशन हैं वो आपस में क्रॉस की हैं। जब अलग अलग कैरेक्टर्स वाली पेरेंटियल जनरेशन क्रॉस करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करती हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है ना? तो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स को आप इसके द्वारा डेवलप कर सकते हो। और फोर्थ है यूजुअल कैरेक्टर्स कैन बी ब्रॉट, यूजुअल कैरेक्टर कैन बी ब्रॉट इनटू द सेम स्पीसीज। उपयोगी लक्षणों को हम एक समान प्रजाति में ला सकते हैं, यानी कि एक ही अगर ऑफस्प्रिंग के अंदर आप
अच्छे अच्छे करेक्टर्स को लाना चाहते हो तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का यूज़ कीजिए और उसके द्वारा हम अच्छे अच्छे करेक्टर्स को एक ही ऑफस्प्रिंग्स में डाल सकते हैं। हार्मफुल करेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय मेथड्स बाय ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और जो हानिकारक लक्षण होते हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम उन ऑफस्प्रिंग्स में से रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर ये आपके पास हाइब्रिड है और इस हाइब्रिड में अगर इस वाले जीन के साथ कोई भी हानिकारक करैक्टर, कोई भी हार्मफुल करैक्टर जुड़ा हुआ है तो इस जीन को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और इस जीन को रिमूव करके हम यहाँ पर ऐसा जीन ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी हार्मफुल करैक्टर प्रेजेंट नहीं होता और वो हमारे लिए यूजफुल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियमों की सहायता से डिजीज रेजिस्टेंस बीमारियों को हटाया जा सकता है। कोई भी बीमारी अगर नई जनरेशन में आ रही है, ऑफस्प्रिंग्स अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो और पेरेंटियल जनरेशन आपने ली चुके हो पहले तो उन पेरेंटियल जनरेशन्स के क्रॉस से जब आपको ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होने वाली है तो हमको पता चल जाएगा कि इन पेरेंट्स के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। अगर उनके अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो आप उस जेनेटिक डिसऑर्डर को वन ऑफस्प्रिंग से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करने वाले जो जीन्स हैं उनको रिमूव करके आप वहाँ से हटा सकते हो। ठीक है ना। तो बीमारियों को हम हटा सकते हैं और बीमारियों को हटाने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं जिनके अंदर ज़्यादा रोगरोधी, कीट प्रतिरोधी, वातावरण प्रतिरोधी होने की कैपेसिटी होती है। तो देखो ऐसी आप हाइब्रिड क्रॉप्स आज के टाइम पर देख रहे हो जिनमें बहुत सारे जो करैक्टर्स होते हैं उनको एक ही क्रॉप के अंदर डेवलप किया जाता है। जैसे आप देखते हो, आप बाजरा खरीद के लाओगे, आप कोई भी जो बाजरे की पर्ल मिलेट जो भी बाजरा खरीद के लाओगे उसकी जो पैकेट होती है उस पैकेट पर हम देखेंगे तो उस पर लिखा होगा हाइब्रिड सीड। अब वो हाइब्रिड सीड क्या होता है, वो हाइब्रिड जो सीड है वो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया सीड है और उसके अंदर उन करैक्टर्स को मिक्स किया जाता है जो आपके लिए यूज़फुल होते हैं। यानी कि वो कम पानी में पककर तैयार होने वाली फसल होती है, वो उसका जो सिट्टा होता है यानी कि उसका जो डंठल होता है वो मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है, तेज़ हवाओं के झोंकों से वो बच जाता है। उसके अंदर जो दाने वाली बाली आने वाली होती है वो बड़ी आती है, उसमें ज़्यादा दाने होते हैं। तो इस तरह से डेवलप किया जाता है कि इनमें ये जो करैक्टर्स हैं ये इसके अंदर इंटर करा दिए जाएँ। ठीक है ना। तो आप अच्छी से अच्छी फसलों के लिए न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन कर सकते हो। किससे? मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है ना। और देखो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है और ब्रांच का नेम क्या है? यूजेनिक्स। और यूजेनिक्स जो ब्रांच है ये रिलेटेड किससे है? रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मनुष्य के विकास से रिलेटेड है। मानव विकास की विज्ञान की जो शाखा है, विज्ञान की साइंस की जो ब्रांच है उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। और ये जो यूजेनिक्स होती है ये किस पर बेस्ड है? मेंडल्स के लॉज पर बेस्ड होती है। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंस हैं किसके? मेंडल्स लॉ के, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के। तो हमको ये ध्यान से देखने चाहिए और इम्पॉर्टेंट हैं ये एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से पूछा जा सकता है कि राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको कोई भी 2 लिखने पड़ते हैं, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। तो आप यहाँ से ये 6 जो करैक्टर्स आपको दिए गए हैं आप इनको नोट करिए और नोट करने के बाद हम आगे बात करते हैं बुक के अंदर और कुछ देखते हैं कि इस चैप्टर में कुछ बचा कि नहीं बचा है। वैसे आपका ये चैप्टर इस जगह पर फिनिश होता है और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बुक के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की। ठीक है ना। तो आप इनको नोट कीजिए। अब देखो बात करते हैं बुक क्वेश्चंस की। बुक में जो एक्सरसाइज में आपको दे रखे हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म किसने दी बताओ? द टर्म जेनेटिक्स
coined by Watson। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स वर ऑन, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किस पर किए थे? गार्डन पी प्लांट पर। ठीक है ना, किस पर किए थे? गार्डन पी प्लांट पर। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं हम, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसको क्या बोलोगे आप? जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कलर ऑफ पी पॉड इज विच टाइप ऑफ कैरेक्टर। ग्रीन कलर ऑफ पी पॉड कौन से प्रकार का कैरेक्टर है? आपको मैंने सारे कैरेक्टर्स लिखाए थे, बताओ किस प्रकार का कैरेक्टर होता है ग्रीन कलर ऑफ पी पॉड। तो मैं यहाँ पे लोग नोट कर देता हूँ, ग्रीन कलर ऑफ पी पॉड इस, बताओ कौन सा करेक्टर है? डोमिनेंट करेक्टर है। कौन सा है? डोमिनेंट करेक्टर। इज डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली नंबर ऑफ एलील्स ऑफ जीन्स आर, सामान्य रूप से एक जीन्स में कितने एलील होते हैं? यूजुअली नंबर ऑफ एलील्स ऑफ जीन्स आर कितने होते हैं बताओ? 2 होते हैं एक एलील में। जैसे ये एक एलील हो गया और इसके अंदर कितने जीन्स है? 2। तो एक एलील्स के अंदर कितने जीन्स होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट है मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे मेंडल सेलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट। मटर के पौधे में तो उसने सेलेक्ट किए थे इन पी प्लांट। नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंट। जब F1 जनरेशन का क्रॉस आप एनी वन पेरेंट के साथ कराते हो तो उसको क्या बोलते हो? हमने प्रीवियस वीडियो में ही कराया है। F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन F1 जनरेशन crossed with any one parents is called back cross। is called back cross। उसको क्या बोलोगे? back cross। ratio of offsprings from cross। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ स्प्रिंग्स। ये ऑफ स्प्रिंग्स हैं आपके पास, ठीक है ना। ये क्या है? ऑफ स्प्रिंग्स हैं आपके पास और इनका रेशो बताओ। ये कौन सा क्रॉस है? पहले ये सोचो, ये F1 जनरेशन हो गई। अरे ये F1 जनरेशन से ऑब्टेन होने वाली हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग्स हैं और ये क्या हो गया? रिसेसिव पेरेंट हो गया। जब F1 जनरेशन को आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो तो उसको क्या बोलते हैं?
उसको क्या बोलते हैं बताओ? F1 जनरेशन को जब आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो तो उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो आता है वो सेम आता है। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक जो रेशो आएगा वो कैसा आएगा? सेम आएगा। और वो कितना होता है? 1:1। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फॉर्म इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? यहाँ पर लिखेंगे जीनोटाइप फॉर्म्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो जो जीनोटाइप रेशो होता है वो कितना था बताओ? जीनोटाइप रेशो 1:1। तो बताओ कितने जीनोटाइप यहाँ पर प्राप्त हुए हैं आपको? 3 टाइप के? 1 2 3 टाइप्स। यहाँ पे आप क्या लिखोगे आप? 3 टाइप्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको 3 टाइप्स के जीनोटाइप ऑब्टेन होते हैं। और फिनोटाइप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:1, 2 टाइप के, 2 टाइप्स के हो जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है, इसको सब जानते हैं। किस प्लांट पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे? पी प्लांट पर। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? मैं लिखा चुका हूँ, पाइसम सैटाइवम। क्या है? पाइसम सैटाइवम। डोमिनेंट कैरेक्टर किसे कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहते कहेंगे द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस themselves in F1 जनरेशन। जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिसेसिव कौन से हो जाएंगे? जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे? रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, रीडिस्कवर्ड ऑफ मेंडल्स लॉ। 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? 3 साइंटिस्ट बताओ। हॉलैंड के हुगो दी व्रीस। कहाँ के? हॉलैंड के हुगो दी व्रीस। हुगो दी व्रीस फ्रॉम हॉलैंड। दूसरे कौन थे? कार्ल कॉरेंस। कहाँ के थे कार्ल कॉरेंस? जर्मनी के। जर्मनी। और ऑस्ट्रिया के कौन थे? एरिक बॉन शेरमक। एरिक बॉन शेरमर्क कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। इन्होंने रीडिस्कवर किया था। कब रीडिस्कवर किया था? 1900।
1900 में, इन 1900, और ये लगभग 35 साल बाद रीडिस्कवर किए गए थे, इसके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज नोन एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको? इनहेरिटेंस। ठीक है ना। मेंडल का फुल नेम क्या था? ग्रेगर जोहन मेंडल। देखो इसको भी हमको ध्यान में रखना है, फुल नेम ऑफ मेंडल। तो ये है ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल का फुल नेम क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ लॉ प्रपोज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने जो लॉ प्रपोज किए थे वो कौन कौन से थे? मेंडल ने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉज थे। असॉर्टमेंट जो लॉ है सेकंड, उसको हम एक अदर नेम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आउटक्रॉस। आउटक्रॉस क्या होता है? व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट इज कॉल्ड आउटक्रॉस। समझ में आ रही बात? आउटक्रॉस में क्या करेंगे आप? डोमिनेंट जो पेरेंट है उसका क्रॉस करा देंगे किसके साथ? F1 जनरेशन के साथ। When F1 generation crossed with dominant पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट को इससे डिनोट करेंगे, और इसको क्या बोलोगे आप? चलो सीधे लिख देते हैं, इज कॉल्ड आउटक्रॉस। इसको क्या बोलेंगे हम? आउटक्रॉस बोलेंगे। ठीक है ना। विच लॉ ऑफ मेंडल कैन नॉट एक्सप्लेन बाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर जो बेस्ड हैं, बेस्ड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के कौन कौन से लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं? तो देखो पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंट। एक तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ठीक है ना। और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड कौन सा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड लॉ एक ही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस होता है, बेस्ड होता है। ठीक है ना। तो देखो
ये बुक्स के आपकी जो चैप्टर की टोटल समरी है वो मैंने यहाँ पर नोट की है, और बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे थे वो मैंने यहाँ पर आपको नोट कर दिए हैं। आप बेटा इसमें चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे, मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को देखा है, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन रह जाएगा उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे भेजोगे, मैं आपको 100% जवाब दूंगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है ना। टिल देन ओके, चैप्टर आपका बिल्कुल भी फिनिश हो चुका है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 4 जो एंटीबॉडीज़ वाला है उसके साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ओके।